students, how are you all doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. सब लोग spectacular हैं. I am great as well. I am Nandini. I am educator and mentor at LearnKaro. I am taking your legal studies for class 11. I hope आप सब catch up कर रहे हैं मेरी videos के साथ. Separation of powers part 1 has been uploaded. If you haven't watched it yet, आपने check out नहीं करा है, जाकर check करो. Separation of powers part 1 देखना बहुत necessary है. Then only you have to come to this video. तभी आपको ये चीज समझ आएगी कि हमने कैसे शुरू किया है, क्या समझाया है मैंने आपको उस वीडियो में. Then only you will be able to understand this video. Alright, separation of powers chapter 3 unit 1 का chapter 3 है, ये part 2 है. फटाफट से यहाँ देखो, ठीक है. थोड़ा सा देखो इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. कुछ चीजें इररेलेवेंट हैं, बोर्ड पे जरूर आएंगी. यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखेंगी वो चीजें अंडरलाइन कर रखी हैं. कुछ चीजें मैं बताऊंगी. दिस इज नॉट रेलेवेंट. दिस थिंग इज इररेलेवेंट. बुक खोल के बैठ जाओ मेरे साथ और फटाफट से देखो. आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर मैं समझा रही हूँ क्या रेलेवेंस है किस चीज का, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. ध्यान से पढ़ो मेरे साथ. एक बात सुनो, हर चीज हमें नहीं पढ़नी है. द पर्सन हु डज एवरीथिंग इज सेम एज द पर्सन हु डज नथिंग. आई वांट टू टेल यू, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है. जहां कह दो ना इररेलेवेंट है, उसे एक रीड दे जाना, उससे ज्यादा उसे कुछ मत करना, उससे क्वेश्चंस नहीं आते. वर्स्ट केस सिनेरियो 2 मार्क क्वेश्चन, कोई टीचर ज्यादा मतलब सन की हो तो दे देता है. भाई सन की आई मीन देखो, टीचर्स सन की इन द सेंस दे आर समटाइम्स they give you questions which are not as relevant. They are not questions worth studying, worth doing, but teachers give these questions. So it depends कौन से स्कूल से हो, कहाँ से 11th कर रहे हो, डिपेंड करता है. ठीक है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते. बट एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे जो एरिस्टोटल और दुनिया जहान के नाम आएंगे ना, वेड एंड फिलिप्स एंड ऑल, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है वेड एंड फिलिप्स का. ऐसे तो वेड एंड फिलिप्स पूछा जा सकता है, तो फिर किसी का नाम भी पूछा जा सकता है. देयर आर मोर देन 20+ ऐसे ऑथर्स हैं जो ये पॉलिटिशियंस हैं और ये सब की बात हो रखी है. ऐसे बस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसे क्वेश्चन वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है. बिकॉज इफ यू टेक अप क्लास 12 की लीगल स्टडीज, आपके लिए रेलेवेंस है, उसके मार्क्स मैटर करेंगे आपको. आपको एक बात बताऊं, क्लास 12 की जो लीगल स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं आने वाला. किसी एरिस्टोटल के बारे में बात नहीं होने वाली, किसी भी ऐसे इंसान के बारे में बात नहीं होने वाली. एक आधा कभी ऑथर आ जाएगा, उससे हम याद कर लेंगे. क्लास 12 में 11th में जो इतने सारे सब नाम है, I don't find them more relevant. मुझे रेलेवेंस इनकी नहीं साउंड कर, मतलब सेंस नहीं कर पाती हूँ मैं. हो सकता है हो रेलेवेंट, बट कोई यूज नहीं है इन सबका. ठीक है, चलो ठीक है. अब हम पढ़ने वाले हैं चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में ऑफ पास. ठीक है, ए बी पार्ट हमने कर लिया था. दिस इज द सी पार्ट. सी पार्ट मतलब सी आपके एनसीईआरटी के हिसाब से सी पार्ट है. चेक्स एंड बैलेंसेस हम पढ़ने वाले हैं. सो द ओरिजिन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज स्पेसिफिकली क्रेडिट टू मॉन्टेस्क्यू. जो जब भी सेपरेशन ऑफ पास की बात आए, सेपरेशन ऑफ पास से आप चेक्स ऑफ बैलेंसेस को भी निकालते हैं. क्यों? एक ऑर्गन दूसरे के ऊपर चेक करता है, देखता है कि वो मिसयूज नहीं कर रहा है पावर का, बियॉन्ड द लिमिट नहीं काम कर रहा है. एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है, डेफिनेटली करता है. ये बात समझ आई. सो ओरिजिन ऑफ कांसेप्ट एंड बैलेंसेस कहां से आया? मॉन्टेस्क्यू से आया, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पास का मॉडल ही सक्सेसफुल हुआ था. और सब उसने वो लॉक से थोड़ा सा इंस्पायर्ड था. ये क्वेश्चन आ जाता है कि लॉक और मॉन्टेस्क्यू के मॉडल में क्या फर्क था. फेडरेटिव पावर की बात करी थी लॉक ने, उसने इस चीज की बात नहीं करी थी बिल्कुल भी. किसने? मॉन्टेस्क्यू ने फेडरेटिव पावर की बात नहीं करी थी. तो ये माइन्यूटेस्ट डिफरेंस था, बट एक बेस बन गया था. लॉक ने जो बोला था वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का बेस बना था मॉन्टेस्क्यू के लिए. मॉन्टेस्क्यू का सबसे ज्यादा फेमस मॉडल था, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था. ऑल द डेमोक्रेसीज आर वर्किंग विद मॉन्टेस्क्यू मॉडल ओनली. सो दिस कंसेप्ट प्रोवाइड्स, ये कंसेप्ट क्या प्रोवाइड करता है? अ सिस्टम बेस्ड रेगुलेशन. रेगुलेशन हो रहा है दैट अलाउज वन ब्रांच टू लिमिट अनदर. एक ब्रांच लिमिट कर रही है दूसरे ब्रांच की पावर्स को, so that you're not working beyond, you're not doing their work. सारे काम आप उनके तो नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली करने पड़ते हैं कुछ काम दूसरे. हमने पढ़ा है ना, जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव वर्क भी करती है, एग्जीक्यूटिव वर्क भी करती है. सिमिलरली एक्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव वर्क भी करती है, so on and so forth. So this keeps happening, but you don't have to be bound by it. आपको सिर्फ उनका काम नहीं करना है, आपको मेनली अपना काम करना है, but delegated work भी करना है. So the following chart explains the operation of checks and balances between different organs. ए देखो, यूएस की बात कर रहे हैं. इन द यूएस इफ वी टॉक अबाउट, देखो यूएस में क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म क्या है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो लेट्स सी. ये पूरा आपके बुक में टेबल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा टेबल है. समझते हैं, देखो इसे. देखो वहां पे मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पे कांग्रेस बोला जाता है. देखो तो कांग्रेस हो गई. देखो लेजिस्लेटिव ब्रांच को कांग्रेस बोलते हैं. एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. देन जुडिशियल ब्रांच सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस का होता है. ठीक है, तो फिर आप देखते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कैसे कंट्रोल करती है.
इट कैन रिजेक्ट अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर सकती है, ट्रीटीज मना कर सकती है। सो यू सी लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है इट कैन रिजेक्ट अपॉइंटमेंट्स, काम तो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एग्जीक्यूट करने का है, ट्रीटीज एग्जीक्यूट होनी है, तो ये काम लेजिस्लेटिव कर रहा है। इट मे विथहोल्ड फंडिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव्स, देखो प्रेसिडेंट के बारे में डिसीजन कौन ले रहा है, लेजिस्लेटिव ले रहा है। इट मे ओवरराइड अ वीटो पावर, वीटो पावर जो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है वोटिंग पावर, उसको ओवरराइड कर सकता है। हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, लेजिस्लेटिव पावर जो होती है, कांग्रेस जो है वीटो पावर को ओवरटेक कर सकता है, प्रेसिडेंट ने जो बोला है वो दोबारा कांग्रेस में मूव कर सकता है, अगर आपको याद हो। देखो है तो लेजिस्लेटिव ब्रांच, और वैसे कांग्रेस जो है ये जो टू हाउसेस है, हाउस ऑफ सेनेट बोलते हैं ना इन्हें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट बोलते हैं इसे, तो ये जो है दे कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट आल्सो, ये काम इनमें ओवरराइड कर रहा है, मतलब ये लोग चेक कर रहे हैं कि कोई भी डिसीजन प्रेसिडेंट आउटसाइड वर्क ना करे, कोई भी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो। सो कांग्रेस टेक्स ड्यू ड्यू कंसिडरेशन करता है, इसके अंदर ड्यू पार्टिसिपेशन होता है, कॉन्ट्रवीन करता है। सो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इट मे एडजर्न मींस एक टाइम के लिए रोक देना कांग्रेस को इन सर्टेन सिचुएशंस, वीटो कर सकता है, वीटो मतलब वोट कर सकता है दैट दिस बिल शुड गो फॉरवर्ड, दिस शुड नॉट गो फॉरवर्ड। इट आप देख लेते हैं कि जुडिशियल ब्रांच क्या क्या हेल्प करती है। इट मे डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देखो है तो वो उसका काम, मतलब एग्जीक्यूटिव ने कोई बिल निकाला और ये जुडिशियल ब्रांच क्या कर रही है, उसे कह रही है कि जो तुम्हारा एक्शन है, तुम्हारा जो बिल निकाला, एक्ट निकाला, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये लोग प्रेसिडेंट जो है यही अपॉइंट करता है जजेस को। हियर इट हैपेंस इन 124 आर्टिकल 124 सबसेक्शन 2 में भी यही बोला गया है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है हमारे भी जजेस को, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। आप देखो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। फिर लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है क्या प्रपोज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू ओवररूल जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन जो भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कर सकती है कौन, लेजिस्लेटिव ब्रांच। भाई ये काम तो जुडिशरी का है और वो देखो इंटरफेयर कर रही है। या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट कहाँ होता है, इम्पीचमेंट हमेशा पार्लियामेंट में होता है, यूएस में भी कांग्रेस में होता है। देन इट कैन रिजेक्ट अपॉइंटमेंट्स की सुप्रीम कोर्ट में इसको अपॉइंट नहीं करना है। सिमिलरली जुडिशियल ब्रांच लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, उसके पास इतनी पावर होती है। सो दिस इज दिस टेबल, देखो मैंने आपको बहुत बार बताया कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, इफ वी टॉक इन केस ऑफ इंडिया की बात करें, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो वो प्रोसीडिंग्स क्या चलती है, लेजिस्लेचर में चलती है। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नेवर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं, कंप्लीट नहीं होता है वो, इट इज सब्जेक्टेड, मतलब सब्जेक्टेड है ये, सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ थिंग्स। बिकॉज देखो ऐसे जब इतनी सारी सिचुएशंस हैं जहां पर एक दूसरे का काम हो रहा है, या फिर फॉर इंस्टेंस कोई लॉ आया है, ठीक है, कोई बिल पास हुआ है, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए उसे, फिर कोई लॉ स्ट्रक डाउन हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई भी बिल पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर सकता है। तो देखो एक दूसरे से कितने ज्यादा रिलेटेड है। सो सेपरेशन ऑफ पावर इन केस ऑफ इंडिया, if we talk in case of US also, it's never absolute, absolute है ही नहीं। डिवीजन ऑफ पावर की बात अगर हम कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट नहीं होती है, हमेशा सब्जेक्टेड होती है कुछ कुछ चीजों से, कुछ कुछ एक्सेप्शन डेफिनेटली होते हैं। इज दिस ऑल राइट? सेपरेशन ऑफ पावर डेफिनेटली डिफरेंट ऑर्गन्स तो है, बट डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट पावर्स भी है, बट दे कीप अ चेक ऑन ईच अदर। देयरफॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंस कंप्लीट नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। They all of them have check on each other, alright? कोई सेपरेट बॉडी ने नहीं चेक करती है, इनफैक्ट ये आपस में ही चेक करते हैं। फिर हम पढ़ लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या है डॉक्ट्रिन का, कुछ पॉजिटिव भी होगा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो मॉन्टेस्क्यू एडवोकेटेड द अडॉप्शन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इन हिज ओन कंट्री। देखो ही बिलोंग टू फ्रेंच, उसने वो फ्रांस से था एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय इंग्लैंड से। इंग्लैंड से इंस्पायर्ड था ना, जब उसने पढ़ा था किंग था, पार्लियामेंट था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है ना ये सब। सो what happened in his country's political system, he adopted this doctrine of separation of powers, उसने adopt किया। His teachings gave boost to French revolution that led to the adoption of Declaration of Rights। आपकी बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, Declaration of Rights 1789, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 789 ऐसे याद कर लेना, Declaration of Rights। फ्रेंच रेवोल्यूशन को उसने बहुत ज्यादा बूस्ट दिया मॉन्टेस्क्यू के मॉडल ने। तो डेक्लेरेशन ने क्या प्रोवाइड किया, बड़ी अच्छी लाइन बोली, इस लाइन का हम लोग को रेलेवेंस है तो नहीं वैसे, बट आपको पता होना चाहिए कि डेक्लेरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। डेक्लेरेशन इसलिए बना था कि लोगों को इंडिविजुअल एंड ह्यूमन राइट्स प्रोवाइडेड हो, सबको सिटीजंस राइट्स मिलने चाहिए। सो एवरी सोसाइटी जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स डिटरमिन्ड नहीं है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स देयरफॉर बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता, which means separation of powers and constitution are so much related। French Constitution 1791 में आ गया था। It made executive, legislative and judiciary independent of one another। एक दूसरे से independent हो गए थे वहां पर,
ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का ईयर पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है। ऐसे ही बताया कि एवरी सोसाइटी जहां पर भी ऐसे कोई सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है वहां पे कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। देयरफॉर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में। देखो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, वहां पे उन्होंने क्या किया 1971 में द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इट मेड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एज वेल एज जुडिशरी इन्होंने इंडिपेंडेंट कर दी थी ऑफ ईच अदर। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये जो मैंने ये सब ये मार्क कर रखे हैं ना, ये इररेलेवेंट है बिल्कुल, तभी मैंने मार्क किया है, ये इररेलेवेंट है। आज हम मार्क इसलिए नहीं कर रहे कि इंपॉर्टेंट है, ये इररेलेवेंट है बिल्कुल। पढ़ेंगे आपके पास, बताऊंगी भी, समझाऊंगी सिचुएशन क्या है, बट बताऊंगी ये बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है इसमें, ये नहीं आते क्वेश्चन, ये आपके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको ना क्लास 12th में काम आएंगे, ना आगे कोई कभी काम आएंगे। हिस्ट्री में आ सकता है काम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या करना है अभी पढ़ के, अभी तो यार क्लास 11 की लीगल स्टडीज, बेसिक लीगल स्टडीज पढ़नी है ना अभी आपको। चलो ठीक है, इंग्लिश एंड अमेरिकन ज्यूरिस्ट्स हैव फाउंड आउट मेरिट इन दिस डॉक्ट्रिन, कुछ फायदे उन्होंने ढूंढे डॉक्ट्रिन में। सो इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे एक ब्लैकस्टोन करके, उन्होंने अपनी बुक कमेंटरीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में क्या बताया, ही ऑब्जर्व्ड, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नॉर्मल इंसान को समझ भी नहीं आएगा इसने बोला क्या हुआ है, ठीक है। सो उसने उन्होंने अपनी बुक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने बस आपको ये पता होना चाहिए ब्लैकस्टोन की है ये बुक, फॉर इंस्टेंस दिस क्वेश्चन कम्स इन 1 मार्क, इतना तो आप पढ़ोगे, इतना रीड तो आप कर ही रहे हो, मेरे साथ ही रीड कर रहे हो, बट ये सब क्या बोला उन्होंने, नॉट रेलेवेंट। देखो उन्होंने क्या बोला, वर इट जॉइंड विद द लेजिस्लेटिव द life liberty property of the subject would be in the hands of arbitrary judges। आर्बिट्ररी वो होता है, आर्बिट्ररी मैनर मतलब अपने मन से करना, अपने हिसाब से करना, कोई लॉज को फॉलो नहीं करना। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी इन हैंड्स ऑफ आर्बिट्ररी जजेस, मतलब जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। whose decision would then be regulated only by their own opinions, उनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं होगा, वो अपने ओपिनियन से चल रहे होंगे, whatever they want to do, whatever is their will, their desire, they will do that and not by any fundamental principles of law। मैंने कहा ना लॉ फॉलो नहीं करेंगे, fundamental principles of law क्या है उन्हें कोई मतलब नहीं है, they will work in an arbitrary manner, in the manner in which they want, which though legislatures may depart from, yet judges are bound to observe। legislatures उस चीज से बाहर चले जाएं, but judges अपने हिसाब से अपना काम करेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है दो legislators जो मतलब laws बना रहे हैं, they may depart from, yet judges are bound to observe, they will observe whatever they want to, they are bound to observe। So but it joined with the executive, this union might soon be an overbalance हो जाएगा legislative में, for which reason effectual मतलब effective care is to be taken to remove all judicial power out of the hands of the king's privy council, who as then was evident from the recent instances might soon be inclined to pronounce that for law which was most agreeable। कुछ नहीं है, ये बकवास करी हुई है, इस बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, मेरी तरफ से काटा लगा लो इस पे। Nothing thereof is to be more avoided in a free constitution than uniting the provinces of a judge and minister of a state। क्या कुछ समझ आया? मुझे भी नहीं आया, खत्म, कहानी खत्म, रॉन्ग, गलत है ये बिल्कुल, डोंट रीड इट, पढ़ना भी मत इससे, क्या लिखा है कुछ नहीं। ब्लैकस्टोन की बुक याद रख लेना, कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ये सब छोड़ो। फिर ऐसे जेम्स मैडिसन की बात कर रखी है, जेम्स मैडिसन की बात सुन लो, ये 4th प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने क्या बोला, ही रोट इन द फेडरलिस्ट दैट, फेडरलिस्ट में बोला उन्होंने, that accumulation of all powers, legislative, executive and judiciary in the same hands, whether of one, few or many, and whether hereditary है या self appointed है, elective है, may just be pronounced the very definition of tyranny। tyranny मतलब होता है जहाँ सारी पावर एक ही उसके रूलर के हाथ में होती है, कुछ भी नहीं है, काट दो ऐसे भी, कुछ नहीं, रेलेवेंस ही नहीं है इसकी। Doctrine of separation of powers forms the foundation on the entire structure of US Constitution। उन्होंने कहा है जो फाउंडेशन है उसका वो US Constitution है, ठीक है। तो Doctrine of separation of powers जो है it forms the foundation of US Foundation, मतलब US का जो Constitution बना है, entire structure of US Constitution has emerged from Doctrine of separation of powers, 1787 का है इस बेस। Montesquieu then thus became the intellectual father of American Constitution। ये बात याद रखना, Montesquieu का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ लॉक का भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेड एंड फिलिप्स भी कर जाना, बट ये सब नॉट रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट इसलिए बताया, ठीक है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करना है, ज्यादा शौक है कर लो याद, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये बता दें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ही फाउंडेशन था, इसके बेसिस पे ही यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बना 1787 एंड मॉन्टेस्क्यू वाज thus known as he became the intellectual father of the American Constitution। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
ये बात समझ आई? चलो ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, इवैल्यूएट कर देते हैं। डेफिनेटली इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए कैसे, क्या क्या डिफेक्ट्स थे, क्या क्या पॉजिटिव्स थे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, ये हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखो डॉक्ट्रिन कैन बी बेटर इवैल्यूएटेड आफ्टर स्टडीइंग द की बेनिफिट्स एंड डिफेक्ट्स। पहले बेनिफिट्स पता होना चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, ये सब पता होनी चाहिए। You should know all of the benefits, all of the defects also, so as to, you know, evaluate करने के लिए, is this good, is this bad, does it need improvement, does it need more of a, changes, amendments चाहिए, so on and so forth. So now you get it. So to evaluate certain thing, हम कोई भी चीज अगर कोई खरीदने भी जाते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, उसके बेनिफिट्स देखते हैं, हमें कहाँ काम आएगा, इसमें क्या क्या कमियां हैं. So we just evaluate on the basis of all its benefits and defects. Similarly, doctrine of separation of powers also gets evaluated on the basis of the benefits and the defects. Alright. So different personnel कौन होते हैं? Employees होते हैं. Different personnel with respective capabilities for different organs bring efficiency to the performance of functions and administration. कैसे वो लोग perform कर रहे हैं? What all capabilities all they have? Different people that are working in different organs. हर ऑर्गन में लोग काम कर रहे होते हैं ना, जजेस हैं या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो ये लोग काम कर रहे होते हैं. दे हैव रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स, ब्रिंग एफिशिएंसी ऑन हाउ एज टू दे परफॉर्म, कैसे वो परफॉर्म कर पा रहे हैं. दिस इंडीड सर्व्स द पर्पस ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल. तो पर्पस ऑफ द स्टेट क्या है कि सब कुछ अच्छे से चले, लॉज अच्छे से बने, अच्छे से इंप्लीमेंट हो, इंटरप्रेट हो, इन्फोर्स हो, किसी सबको जस्टिस मिले इक्वल. तो ये सब चीजें जो होते हैं ऑर्गन्स के काम होते हैं. ईच ऑर्गन जो है दे शुड डू देयर जॉब टू द बेस्ट ऑफ इट्स एफिशिएंसी एंड विद ड्यू रिगार्ड टू इट्स रिस्पांसिबिलिटी. क्या उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, कितना वो कर सकते हैं, व्हाट शुड बी देयर एफिशिएंसी, द मैक्सिमम टाइम दैट दे शुड गिव, द टाइम दैट दे शुड गिव शुड बी ऑफ क्वालिटी टाइम देना चाहिए. वहां पे बैठ के गप्पे ना मार रहे हो, एंजॉय ना कर रहे हो. They should work to the best of their capability, the best of their efficiency and their responsibilities as well. Alright, so doctrine of separation of powers क्या कहता है? The doctrine of separation of powers safeguards the liberty and freedom of individuals. ये बहुत बड़ा benefit है. Safeguard मतलब protect करता है liberty and freedom of individuals. So the doctrine requires that each organ जो है, हर organ it must act within the sphere of law. Whatever law, जो भी law आपको sphere of law का मतलब ये होता है whatever policies you are bound to make, whatever all the powers or the authority that has been given to you, whatever jurisdiction, whatever area that you have to work into, आप उसी में ही काम करो, within the sphere of law ही काम करो. Beyond that you should not work. Thus it establishes the government of law rather than of the official will. अपने मर्जी से arbitrary manner में काम नहीं करना है. You have to follow the damn law and आप उसके beyond नहीं काम कर सकते हो. Within the sphere of law only you have to work. Alright. So it aims at protecting freedom of individual. तो इसमें ये बोला है freedom of individual from tyrannical rule. टायरनी यही होती है. टायरनी मैंने आपको बताया सब डेस्पोटिक रूलर होता है जिसके पास सारी पावर होती है. वो हर डिसीजन मेरी मर्जी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. सो ऐसे टायरानिकल रूल से बचाता है. सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सबके पास अपनी पावर है. जुडिशरी के पास पावर है एनफोर्स कर इंटरप्रेट करने की, एनफोर्स करने की. एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, कोई लॉ इन्फ्रिंज नहीं करेगा. तभी ये सब ऑफिशियल विल पे नहीं चलता है. इट वर्क्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ लॉ. सो एब्सोल्यूट मोनार्की में जो टायरानिकल रूल होता है, जहां पे सारी पावर्स एब्सोल्यूट पावर होती है, कंप्लीट पावर जो मोनार्क के पास होती है, इट सेफगार्ड्स इंडिविजुअल फ्रॉम दैट. फिर मॉन्टेस्क्यू ने डेवलप द थ्योरी. मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया? डेवलप किया थ्योरी एज अ मींस ऑफ लिमिटिंग द एब्सोल्यूट पावर्स. जो एब्सोल्यूट पावर्स रूलर्स के पास होती है, तो क्या होता है, रूलर्स सारी पावर अपने पास रखते हैं. डेफिनेटली मैं ये करूंगा, आज इतना टैक्स लगा दिया जाए, आज ये कर दिया जाए, आज वो कर दिया जाए, आज सब्सिडीज दे दी जाए, सब कुछ उसके मूड से. आज मेरा मूड अच्छा है, आज सब्सिडीज दे दी जाए. आज मेरा मूड खराब है, लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा. सो ऑन एंड सो फोर्थ. सब अपनी मर्जी से हो रहा है. लॉ तो कोई है ही नहीं वहां पे. जनरल बिल हो रही है, अपनी मर्जी हो रही है. सो लोगों को इस चीज से बचाता है क्या? ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो इसमें बताया हुआ है वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज डॉक्ट्रिन इज टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाया है. मतलब देखो क्या होता है, बहुत सारी लड़ाइयां होती है. हमने पहले पढ़ा गवर्नमेंट के बीच में, लोगों के बीच में, लोगों और गवर्नमेंट के बीच में. लोगों मतलब पीपल, ठीक है. फिर वन स्टेट एंड अनदर स्टेट लड़ाई होती है. ऑल ऑफ देम रिजॉर्ट टू द कोर्ट. कोर्ट भागते हैं सब? हाँ भागते हैं मैम. कोर्ट ही भागा जाता है. और कहाँ भाग सकते हैं? और कहीं नहीं भागा जा सकता. ठीक है. तो जैसे जुडिशरी ऐसे जज के पास गए या उनके सामने केस रखा गया, अगर जज ही बायस्ड होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मिला हुआ होगा, तो कभी भी हमें जस्टिस मिल ही नहीं पाएगी. हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में केस जाएगा, या फिर जो ज्यादा पैसे वाला होगा उसके फेवर में जाएगा, पैसे खा लेगा जज, या सो ऑन एंड सो फोर्थ. इंडिपेंडेंस नहीं होगी जुडिशरी की. तो इसमें ये बोला हुआ है दैट दिस डॉक्ट्रिन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी.
दैट इज फ्री फ्रॉम एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन। मतलब जज अपने बेसिस पे काम नहीं करता, he reads all the evidences and he puts forth the reasoning। एक लीगल रीजनिंग पुट फॉर्थ की जाती है कि इस बेसिस पे हमने इसको ये पनिशमेंट दी है, इसने ये लॉ इन्फ्रिंज किया है, इसने ये लॉ ब्रेक किया है, so on and so forth। तो Montesquieu was interested in setting the judicial power as a check on as an arbitrator between the two organs। उसने क्या कहा, तो Montesquieu का ज्यादा था, Montesquieu was interested in setting the judicial power। वो चाहता था जुडिशियल पावर चेक करे, एक चेक एंड बैलेंस रखे ओवर दी लेजिस्लेटिव ऑर्गन एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। बट हुआ क्या, हुआ थोड़ा डिफरेंट ये हुआ कि लेजिस्लेटिव एक्चुअली में जुडिशियरी को भी चेक कर रहा था एंड मतलब वाइस वर्सा, ठीक है, तो सब आपस में एक दूसरे को चेक कर रहे थे। द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होती है मतलब कांस्टेंट रहता है टू द गवर्नमेंट बाय प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब सोवरीन पावर, हाईएस्ट पावर, सुप्रीम पावर, ठीक है, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी सुप्रीम पावर बोल सकते हैं इसको, सोवरेनिटी तो लिखा हुआ ही है, सुप्रीम पावर कह दो, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट को बचाती है। सो इट प्रमोट्स हार्मोनियस एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड फंक्शन विद इन द थ्री ऑर्गन्स। हार्मोनियस मतलब एक हार्मनी रहती है, पीसफुल रहता है, सब कुछ एक्सरसाइज ऑफ पावर्स भी हो रही है, अथॉरिटी परफॉर्म हो रही है, बट एक दूसरे को ड्यू कंसिडरेशन देते हुए। ऑलराइट, सबके बीच में पीस है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। टॉकिंग अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन, जैसे इतने बेनिफिट्स है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स भी होंगे, कुछ ना कुछ कमियां भी होंगे। सो हिस्टोरिकली स्पीकिंग कोई सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं था अंडर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एज कॉन्स्टिट्यूट बाय Montesquieu। अब ये कह रहे हैं हिस्टोरिकली अगर हम बात करें ऐसा कुछ था ही नहीं, देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स। डिफेक्ट्स मैंने आपको बताया, जैसे बेनिफिट्स होते हैं डिफेक्ट्स भी होते हैं। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो कह रहे हैं देयर वाज नो सच सेपरेशन ऑफ पावर्स इन दी अंडर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एज कॉन्स्टिट्यूट बाय Montesquieu। अगर Montesquieu ने बताया, Montesquieu किससे इंस्पायर्ड था, इंग्लैंड से तो इंस्पायर्ड था, यूएस ब्रिटेन से तो इंस्पायर्ड था, कि उसने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स आए थे 1789 में। या फिर उसने एक बात और बताई थी कि Montesquieu ने ही सेपरेशन ऑफ पावर्स इंस्पायर्ड कहां से हुआ था, ही गॉट इंस्पायर्ड बाय इंग्लैंड। बट एक्चुअली में हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ऐसे सेपरेशन ऑफ पावर्स इंग्लैंड में था ही नहीं, कि दी कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है ना, पता नहीं क्या अब क्या सच है क्या पता हमें, बट अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो कह रहे हैं देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोई सेपरेशन ऑफ पावर्स था ही नहीं। एवी डाइसी एक और नाम आ गया, एवी डाइसी जी ने क्या बोला, ही ऑब्जर्व्ड दैट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ वेरी वीक सेपरेशन ऑफ पावर्स। पहले कह रहे हैं कुछ था ही, पहले Montesquieu कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स में वहीं से इंस्पायर हुआ, फिर वो कह रहे हैं हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर्स कुछ था ही नहीं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर वो बात करें तो कह रहे हैं वीक था। सो डिपेंड्स क्या बोल रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है इस बारे में, बट हम ये जरूर कहेंगे कि Montesquieu ब्रिटेन से इंस्पायर्ड था, इंग्लैंड से इंस्पायर्ड था, बट हिस्टोरिकली कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर्स उसमें नहीं कहा गया है। बट एवी डाइसी ने ये बोला, he observed that British constitution had a weak separation of powers. As remarked by Barnett, the constitutional and administrative law, क्या हुआ था, as remarked by Barnett, Barnett is a person only, तो बार्नेट ने बोला ब्रिटेन हैज अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला ना वो कोडिफाइड है ना ही रिटन है, अनरिटन है, अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मच ऑफ जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इज एम्बॉडीड इन रिटन डॉक्यूमेंट्स, उसका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो कोडिफाइड हो, तो उसने क्या एम्बॉडीड है, रिटन डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, या फिर विद इन स्टैट्यूट्स है, स्टैट्यूट मींस एक्ट्स है, कोर्ट जजमेंट्स है एंड ट्रीटीज है एज द सुप्रीम एंड फाइनल सोर्सेज ऑफ लॉ। मतलब उन्हें कुछ भी पढ़ना होता है, कोई भी डिसीजन देना होता है, तो वो दे गिव इट ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिटन डॉक्यूमेंट्स, दीज रिटन स्टैट्यूट्स, या फिर हम अगर कोर्ट जजमेंट्स के बेसिस पे देते हैं या ट्रीटीज के बेसिस पे सोल्यूशन देते हैं, they do not at all have a constitution। उनके पास written codified नहीं है, they have an unwritten and uncodified constitution। इसमें ये बताया the statutes of parliament can change the constitution by passing new legislation। इसमें ये बताया जो statutes है पार्लियामेंट के वो ही चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को न्यू लेजिस्लेशन पास करके। The constitution has other written sources including parliamentary constitutional conventions। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी अलग चीजें हैं, therefore weak separation of powers है in short। तो उसने ये बताया कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2005 का है कि ब्रिटेन हैज अनकोडिफाइड अनरिटन लॉ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ आई। तो इसमें ये बताया हुआ है कि न्यू लेजिस्लेशन पास करके आप स्टैट्यूट्स में स्टैट्यूट्स ऑफ पार्लियामेंट जो है चेंज ला सकते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग न्यू लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पास दे हैव अदर रिटन अनरिटन सोर्सेज एज वेल इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। तो अब हमें समझ आ गया अनरिटन है, अनकोडिफाइड है। The three organs of government and their functions, they cannot be divided into watertight compartments। मतलब ये नहीं कि भाई तुझे इस एरिया में काम करना है तो तू इससे बाहर नहीं जा सकता, ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं काम कर सकते। इसमें ये लिखा हुआ है वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स का मतलब समझ आया
that there is this fixed area beyond which you cannot work. ऐसा नहीं हो सकता. So the three organs of government और उनके functions cannot be divided. ऐसे divide नहीं हो सकता है. It would be wrong to say that they are not interconnected. Wrong है ये कहना अगर हम कहें कि वो interconnected नहीं है, actually में वो interconnected हैं. Alright. So though their mode of action may differ, वो कैसे काम कर रहे हैं, how do they go about performing, it may differ कर सकता है. तो legislature जो है deliberate करता है, deliberate means makes, deliberate means talk in depth करता है, मतलब laws बनाता है. Executive क्या है, it takes rapid action, enforce करता है and gives effect to legislative enactments, मतलब उनको perform किया जाता है जो deliberations हो रही हैं by legislative. It gives rapid effect, rapid action देता है to legislative effections and judicial decisions, जो भी judicial decisions आ रहे हैं उनको enforce रखता है executive only. So judiciary critically analyze करता है law को, interpret करता है, interpret पता नहीं, understand करता है law को, समझता है and actions of the executive and may even declare them unconstitutional, invalid भी इनको declare कर सकता है, that these are invalid as well. Alright, तो ये सब हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स क्या क्या हैं उसके. देन क्या इसमें बोला गया है, एक्सट्रीम सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिवेंट्स द यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन नीडेड टू एडमिनिस्टर द लीगली एक्सप्रेस्ड विल ऑफ द स्टेट. इसमें ये बताया हुआ है यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होती है. आपको नोट्स में इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा. वैसे अभी हम कंसेप्ट की बात करें, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी गो अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कैसे हम समझने वाले हैं. तो एक्सट्रीम सेपरेशन ऑफ पावर्स में यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन हट जाती है. सब लोग ऐसे काम करते हैं कि हम अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यूनिटी ऑफ द स्टेट की बात अगर हम करें तो वो अफेक्ट हो जाती है. विल ऑफ द स्टेट जो है एक बार को डिस्टर्ब हो जाती है. एक्सट्रीम चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट फ्रिक्शंस, लड़ाई होने लग जाती है, डेडलॉक्स हो जाते हैं कि भाई हम तो अटक गए, हम इससे आगे कुछ नहीं करेंगे. डेडलॉक्स मतलब यही होता है जहां पे एक सिचुएशन आ जाती है कि मैं अपनी बात पढ़ा हूँ, दूसरा कहेगा मैं अपनी बात पढ़ा हूँ, तो अब क्या सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं. क्या सोल्यूशन निकालें अब इस बात का. So it prevents smooth and efficient government. ना तो smooth government आ सकती है इस केस में, ना smooth functioning हो सकती है, ना efficiency से कोई काम हो सकता है. The functions जो performed होते हैं by each organ are not unique. They are not unique. They are interdependent. Unique मतलब आपस अकेले में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है in fact. So a judge makes law in the form of precedents. Precedents मतलब जो वो law बनाता है वो आगे तक follow होते हैं, उनको आगे वाले cases में भी apply किया जाता है. The executive legislates in the form of framing subordinate legislation. हमें पता है executive भी bylaws बनाता है, rules बनाता है, orders बनाता है, हमने पढ़ा था ना. So वो legislative का काम executive करता है, such as rules, bylaws, हम already पढ़ चुके हैं, regulations, policies, schemes, it frames all of these and therefore parent legislation कौन है, legislature ही है. parent legislation वही होता है जो law बनता है actually parliament में, और अगर executive law बना रहा है तो उसे subordinate बोलते हैं क्योंकि उसे delegate कर दिया गया है. Alright. So the legislature acts judicially in deciding the breach of its privileges. जो legislature है वो act करता है judicial function में deciding the breach. अगर कोई क्या क्या privileges मिलने चाहिए judges को, and all of the stuff this is made in the legislature only, parliament में काम होता है. So absolute separation of powers may even prove hazardous मतलब खतरनाक हो सकती है the smooth functioning of the government. Therefore आपस में एक दूसरे काम ये लोग परफॉर्म करते रहते हैं, हम ये ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं. फिर power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. ये बहुत पुराना कोट है. ये कोट it arose as a part of quotation by John Emmerich Edward Dalberg ने इसे निकाला था. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. मतलब यही होता है, पावर अगर हो तो करप्ट तो होती है, करप्ट की जाती है, मतलब मिसयूज हो सकती है, बट एब्सोल्यूट पावर जो है वो पूरा करप्शन कर देती है. एब्सोल्युटली मतलब कोई जगह बचती नहीं है, हर जगह करप्शन हो जाता है. सो इट अरोज एज अ पार्ट ऑफ, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि ये किसने दिया है क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है ये दिस पर्टिकुलर लाइन. फिर ये एक हिस्टोरियन थे, पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, हु इज पॉपुलरली नोन एज लॉर्ड एक्टन. इन्हें लॉर्ड एक्टन बोला जाता था. उन्होंने अपनी ही एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन इन अ लेटर टू बिशप मैंडल क्रिंगटन इन 1887. उन्होंने ये लेटर में लिख के दिया था. ठीक है, बस ये पता होना चाहिए. वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको नाम इतने बड़े याद नहीं रखना. लॉर्ड एक्टन याद रखना. पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. फिर सेपरेशन ऑफ पावर जो है इज इन इटसेल्फ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पावर. कह रहे हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर है इटसेल्फ एक प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द पावर. अगर हम पावर की बात करें, its meaning can be better analyzed if the use of word powers of the organs is substituted by function. वो कह रहे हैं जो तुम वर्ड यूज करो ना पावर, ऐसे सेपरेशन ऑफ पावर बहुत गलत वर्ड है. अगेंस्ट पावर मतलब पावर का ही सेपरेशन हो गया है. इट्स बेटर यू यूज द वर्ड फंक्शन. फंक्शन इज अ मोर प्लेकेट वर्ड. द वर्ड फंक्शन इंप्लाइज एटीट्यूड ऑफ सर्विस. फंक्शन क्या कहता है कि आपका एक एटीट्यूड है सर्विस देने का. सर्विस एक मतलब थोड़ा सा
ऑब्सिक्वस रहने का, यस सर आई डू दिस, मतलब सर्विस का. बट व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट पास, पार मींस इम्प्लाइज फोर्स, चलिए कर, चल वो कर, ऐसे. ऑलराइट, तो पार जो है इट इम्प्लाइज फोर्स, वेयर एज फंक्शन जो है बेटर वर्ड है, इट टेल्स द एटीट्यूड ऑफ सर्विस. इसमें ये बताया हुआ है. While the word power implies force, the government performs activities to serve the purpose of the states and its individuals through its classified functions for which different organs are created. So ये सब organs काम किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं, state के लिए तो काम कर रहे हैं. So functions would be a better word to use. They perform activities to serve the purpose of the state and its individuals through its classified functions. जो उन्हें functions दिए गए हैं. Their separation of powers जो है is a wrong word to use. It is a protest. Protest against power मतलब पार को ही तुम कम करने की बात कर रहे हो. ऑलराइट, आगे देख लेते हैं. फिर इसमें क्या बोला? डॉक्ट्रिन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टू फॉर्म्स. टू फॉर्म्स में डॉक्ट्रिन अंडरस्टैंड कर सकती है. फर्स्ट देख लेते हैं. फर्स्ट, इट इंप्लाइज दैट कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द सेम पर्सन और सेम बॉडी ऑफ पर्सन शुड बी अवॉइडेड. सेम ऑर्गन को सारी पावर्स नहीं दे सकते हैं. डेफिनेटली सेम पर्सन या सेम बॉडी ऑफ पर्सन को सारी पावर नहीं मिल सकती है. Secondly, division of those powers which essentially and primarily belongs to one organ and not to the other. जो काम जिसका है भाई वही सवारे से और कोई काम ना करे. Secondly, यही कहता है division of those powers which essentially and primarily belongs to the person is to be performed by that person only and not the other. Then allied functions can be performed with the coordination of the other organs. Then the allied functions can be performed with the coordination of each other. Allied functions का मतलब होता है some functions that are done together. Allied का मतलब ये होता है जो close group में आप काम करते हैं, मिलके काम करते हैं. Emphasis जो है it must be laid on the modification of concentration of powers. जो emphasis लेना चाहिए, modification changes होने चाहिए, concentration of powers, किसके पास कितनी concentration है. The British political, देखो एक और नाम आ गया, हरमन फिनर. उन्होंने क्या बोला था? In one of his writings on the theory and practices of modern government had observed that Montesquieu was searching for the means to limit the crown. उसको एक means चाहिए था. limit the crown मतलब एक ruler का, एक despotic ruler को limit करने के लिए उसको एक means चाहिए था. So to make a constitution to build canals through which but not over you should stream, to create intermediary bodies to check and balance probable despotism. Despotic ruler मैंने आपको बताया ना, despotism जहाँ एक ruler के पास सारी पास है, and yet did not wish to fly extreme democracy. ठीक है, उन्होंने ये बात बोली. not relevant, again not relevant, कोई relevance नहीं है इसकी. relevance के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं है, इसको नहीं समझना आपको. वो बस ये बता रहा है कि उसने एक मीन्स ढूंढा, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स एक मीन्स था उसके लिए, जो उसने ये इसलिए ढूंढा कि ही शुड लिमिट द पावर्स ऑफ द डेस्पोटिक रूलर. कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड कर दे, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन टू बिल्ड कैनाल्स थ्रू विच एक्सट्रीम फ्लो हो एंड स्टफ. मतलब ज्यादा ही उसने पोएटिक बातें कर दी है कि चेक ऑफ बैलेंस होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए फॉर प्रोबेबल डेस्पोटिज्म एंड डेस्पोटिक रूलर्स जो है वो हट जाने चाहिए. एंड ही नेवर विश टू फ्लाई द एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, मतलब एक्सट्रीम डेमोक्रेसी को हटाने के लिए उसका मोटिव नहीं था एंड स्टफ. ये सब नहीं है, नॉट रेलेवेंट दैट. और ये मैं नहीं रेलेवेंट सेंस कर रही हूँ, तो हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. The theory of separation of power in its strict sense cannot apply to the countries having parliamentary form of government. मैंने आपको ये बताया जैसे हमारे पास parliamentary form of government है, हमारा पार्लियामेंट है ना, दो हाउसेज है ना, हाउस ऑफ द पीपल है, लोकसभा है, रिप्रेजेंटेटिव्स तो हमारे यहाँ तो हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस है. तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया गया है, वही मैं बता रही थी आपको. वेयर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स आर कंबाइंड, बहुत ज्यादा जगह कंबाइंड होते हैं. जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी होते हैं, वही लोग लॉ भी बना रहे होते हैं लेजिस्लेटिव में. लाइक आई टोल्ड यू, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, भूल जाओ इसे. फिर एक और नाम आ गया, हेरोल्ड लस्की, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे. उन्होंने अपनी बुक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में कहा, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट एक्ट एज अ डेटरेंट. डेटरेंट मींस किसी चीज को अवॉइड करना, डिस्करेजमेंट टू इंडिविजुअल्स लिबर्टी. रादर इट सिक्योर्स एन एसेंशियल कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट whose creative interplay is the condition of effective government. It promotes an essential principle of democracy, that is government for the people. Irrelevant, बिल्कुल irrelevant है, कोई जो भी बोल रहे हैं, don't give it a damn, छोड़ो इसे, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, ये सब इनकी बात ही नहीं, हमें रेलेवेंस नहीं है. आपकी बुक में भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं दिए हुए. ऑलराइट, जो थोड़ी बहुत लाइंस इंपॉर्टेंट होंगी या वो होगी, आपको नोट्स में मिल जाएगी, बट इनके डेप्थ में मत जाना. Montesquieu had envy says that all the three organs of the government. Montesquieu की वर्ड जब भी आए तो उससे पढ़ना कि Montesquieu क्वेश्चन आ जाता है.
उसने क्या बोला, दैट ऑल द 3 ऑर्गन्स वुड बी गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट पोजीशन इन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। सबको सेम पोजीशन मिलेगी, सब लोग सेम है, सब ऑर्गन सेम है, सब बराबर है, बट इन फैक्ट रियलिटी में ऐसा नहीं है। Concept of welfare state demands more and more action and services from the government such as health, education, public distribution, ये सब हम डिमांड करते हैं। Public transport, supply of democracy, supply of electricity. Where do we demand this all from? We demand this from the government only. ठीक है, more and more action हम लोग government से डिमांड करते हैं। So every organ is not on the equal footing. It means this. So it tends to increase the powers of the executive, like I've told you, executive government किसको mostly हम executive के बारे में बात करते हैं जब हम government कहते हैं। So more and more action is demanded from them and develop the executive as a multifunctional organ. वही एक multifunctional organ है, सब organs equal footing पे नहीं है। Today executive legislates, exercises judicial jurisdiction and plans the future activities of the government. तो यही कह रहे हैं executive जो है legislature का काम भी करता है, rules बनाता है, bylaws बनाता है, orders बनाता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना, स्ट्रक्चर फ्रेम करता है, और वो जुडिशियल जुरिसडिक्शन में भी काम करता है, एंड वही प्लान करता है व्हाट शुड बी द फ्यूचर एक्टिविटीज, क्या क्या फ्यूचर एक्टिविटीज होनी चाहिए। एज रिमार्क बाय बार्कर की लाइन आगे फिर से, if the growth of legislative organ in consequence of cabinet system was a notable feature 18th century का, it may be said that growth of executive organ in consequence of the extension of rights and corresponding extension of services which mostly fell to the lot of executive। वो यही कह रहा है कि executive का कितना इंपॉर्टेंस है, ये सबसे ज्यादा नोटेबल फीचर है 20th सेंचुरी का। इररेलेवेंट, बिल्कुल इररेलेवेंट है, छोड़ देना इसे, बार्कर क्या कह रहे हैं। ऑलराइट, डिफेक्ट्स, बेनिफिट्स आपको नोट्स में राइट कर दिए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मुझे, मैं वो लाइन जरूर पुट करूंगी, उनके ऑथर का नाम भी पुट करूंगी, बट आपको सब नहीं पढ़ना है, बहुत इररेलेवेंट हो जाएगा, कुछ याद नहीं कर पाओगे। मैंने ये बताया, पर्सन हु डज एवरीथिंग इज द सेम एज पर्सन हु डज नथिंग। ठीक है, ये बात समझ आई। सेपरेशन ऑफ पार्ट्स पार्ट 2 यही खत्म हो रहा है, पार्ट 3 भी है इसका, पार्ट 4 भी होगा, एक बार चेक कर लेंगे, पार्ट 3 पार्ट 4 तक है बट ये चैप्टर। ठीक है, चलो ठीक है, आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। एनी डाउट्स यू गाइस हैव, डू लेट मी नो। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, एंड्रॉइड ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड कर लो। डू चेक आउट द नोट्स बहुत प्यारे बनाए गए हैं, कलरफुल नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, बाइंडेड फॉर्म में भी है, पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, यू कैन बाय देम राइट नाउ, आप जाकर बाय कर सकते हैं। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। Alright, any doubts you guys have, do let me know in the comment box. मेरे साथ आप चैट भी कर सकते हैं ऐप पर। One more thing I want to tell you, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी मिलते हैं। I'll see you guys सुपर सून। आपको वीकली मॉक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करा दिया गया है। स्टूडेंट्स रिपोर्ट कैसे बनेगी वो सब मैं आपको बता दूंगी। स्टूडेंट रिपोर्ट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ हाउ डू यू परफॉर्म। आपके वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, आपके पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यू विल हैव 1-to-1 क्लासेस होंगी आपकी मेरे साथ। टॉपिक्स हम लोग दोबारा टेकअप करेंगे, उन्हें समझाएंगे, व्हाटएवर इज अनक्लियर टू यू। सेपरेट सेशंस आप लोग के लिए लिए जाएंगे। फॉर दिस यू विल हैव टू हैव लर्न करो का सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा। ऑलराइट, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, फटाफट से मिलते हैं। पार्ट 3 आज जल्दी आने वाला होगा, आप उसे देख लेना, अच्छे से पढ़ाई करो। एनी डाउट्स जल्दी से बता देना। ठीक है, चलो ठीक है, विल सी यू सुपर सून। टेक केयर टिल देन, बाय बाय, कीप वॉचिंग, बाय बाय।